नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन जिससे कि आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मेरी आवाज़ अब तक स्पष्ट रूप से आ रही है। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो 9 अप्रैल के दिन सामाजिक विज्ञान के पेपर को आप सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, धुआं करेंगे। ठीक है, पहला दोस्तों हम लोग पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, हम लोग पहले मैपिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैप के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे, पहला मैंने मैप लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर भारत का मैप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें से जो पहला टॉपिक होगा यह दोस्तों मृदा से होगा। किससे दोस्तों? मृदा से। ठीक है, मृदा, सॉइल या मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यह जो मृदा है यह भारत के किन किन राज्यों में कौन सी मृदा पाई जाती है, बिल्कुल मैंने डायग्राम के साथ आपको दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैप है मैंने कम्युनिटी टैब में भी लगवा दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो कम्युनिटी टैब में जाकर ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, तो इधर वाले क्षेत्र में आपका कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो पर्वतीय मृदा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है। कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी मृदा आपकी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा दोस्तों? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, कितना परसेंट दोस्तों? तो 43%। कितना दोस्तों? 43% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों जलोढ़ मृदा, तो यह आपका कहाँ दोस्तों? यूपी, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ये पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों उसके बाद लाल मृदा, तो दोस्तों जो लाल मृदा होती है ये आपके दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों लाल मृदा जो है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। किसकी मात्रा होती है दोस्तों? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो चुका। और दोस्तों इसका जो निर्माण है, लाल मृदा का जो निर्माण होता है वह दोस्तों नीच चट्टानों तथा ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से होता है। किससे होता है? नीच चट्टानों तथा ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेटराइट मृदा को आप देख पा रहे हैं, ये आपके इन क्षेत्रों में, ठीक है, पश्चिमी घाट के जो क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों आपकी, वह कौन सी मृदा? आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे आप दोस्तों तो पीट मृदा। पीट मृदा या दोस्तों केरल के तट में पाई जाती है। कहां पर दोस्तों? केरल के तट में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं काली मृदा, तो दोस्तों आप काली मृदा देख पा रहे हैं किन क्षेत्रों में पाई जाती है। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं कि काली मृदा भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करें। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार जोरदार ढंग से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस क्लास से अधिक लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दूसरों का भला करने से अपना भला होता है। ठीक है, और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो गुजरात वाले क्षेत्रों में है यहाँ पर आपकी कौन सी मृदा? तो दोस्तों लवड़ी मृदा पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों राजस्थान से आप देखेंगे तो कौन सी मृदा? आपकी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, और कुछ क्षेत्र दोस्तों अगर बात करते हैं इधर भी आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कौन सी मृदा आपकी? हाँ, कौन सी मृदा आपकी दोस्तों? तो लेटराइट मृदा आपकी पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मृदा क्लियर हो चुका दोस्तों, तो एक बार जल्दी से हमें क्लियर कर दें। और आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैंने कम्युनिटी टैब में लगवा दिया दोस्तों, वहां से आप स्क्रीनशॉट बाकायदे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मृदा से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में
लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है, या लाल मृदा वाले क्षेत्रों का नाम लिखे। तो आपका मैपिंग दोस्तों आ सकता है, ठीक है, तो आप भर सकते हैं, बाकायदे मैंने दिखा दिया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों, भारत में लौह अयस्क क्षेत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत में लौह अयस्क क्षेत्र, ठीक है, भारत में लौह अयस्क क्षेत्र की अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों झारखंड, तो दोस्तों भारत में लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ, अगर पूछ लिया भारत के लौह अयस्क क्षेत्र का एक राज्य का नाम बता दीजिए, उसको आप क्या करेंगे, मैप में बिल्कुल दर्शा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने काफ़ी लिए हैं, ठीक है, आपसे केवल एक ही पूछा जाएगा, आपसे केवल एक ही पूछा जाएगा दोस्तों। अब मैंने काफ़ी जितने भारत में पूरे लौह अयस्क क्षेत्र है मैंने सभी को लिया है, ठीक है, आप किसी भी एक राज्य को दर्शा सकते हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम झारखंड में, तो दोस्तों झारखंड में आपका पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नोआमुंडी गुहा में, ठीक है, और अगर बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में, तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में दोस्तों कहाँ, वेलाडिला डल्ली राजहरा में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा में, तो उड़ीसा में दोस्तों सुंदरगढ़, मयूरभंज, ठीक है, बादाम पहाड़ी, गुरु महिसानी, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों कहाँ, आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों आप सभी लोग सॉरी दोस्तों आंध्र प्रदेश में आप भी देखेंगे, तो दोस्तों जो आपका क्या है, हाँ, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुर्नूल हो गया आपका, कुडप्पा हो गया और अनंतपुर, यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका लौह अयस्क क्षेत्र पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे मैप में दोस्तों। तो 10 नंबर आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, 10 नंबर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं जैसा कि आप सब लोग, चलिए आगे और हम लोग समझते हैं। अगर बात करते हैं लौह अयस्क क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, कहाँ कहाँ दोस्तों, तो भंडारा हो गया, चंद्रपुर हो गया, रत्नागिरी, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, भंडारा हो गया, चंद्रपुर और रत्नागिरी में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में दोस्तों कहाँ, सेलम, कहाँ दोस्तों, सालेम में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों कहाँ, कुद्रेमुख हो गया, बाबा बुदनगिरी हो गया, बेल्लारी हो गया और हसपेट हो गया, ठीक है, चित्रदुर्ग। क्लियर हो चुका, तो एक बार जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। ये दोस्तों भारत के लौह अयस्क क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत में लौह अयस्क वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं, फिर हम आगे की ओर बढ़ें। एक बार आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, फिर हम आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। आपसे केवल दोस्तों एक ही पूछा जाएगा, ठीक है, मैंने पूरे भारत में जहाँ जहाँ होता है मैंने पूरा दिखा दिया, ठीक है, आपको केवल एक ही राज्य को लिखना है। क्लियर हो चुका, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों देखेंगे बॉक्साइट खनन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर भारत में है, ठीक है। आप सभी लोग एक बार डायग्राम को जल्दी से अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल मैंने डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ पा रहे होंगे आप लोग दोस्तों। हाँ, चलिए अगर बात करते हैं खनन क्षेत्र, तो दोस्तों ध्यान देना है, खनन क्षेत्र की बात करते हैं तो खनन क्षेत्र में दोस्तों आप देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश में दोस्तों अगर बात करते हैं बॉक्साइट खनन क्षेत्र की, तो बॉक्साइट दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है कहाँ पर दोस्तों, कटनी हो गया आपका, जबलपुर, ठीक है, अमरकंटक, शहडोल, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों कहाँ पर, झारखंड, तो झारखंड में दोस्तों पलामू हो गया आपका, उसके बाद लोहरगढ़ हो गया, उसके बाद दोस्तों कहाँ आपका बगंडू हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर हो गया, बिलासपुर हो गया, सरगुजा हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, राजगुरा हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उड़ीसा में की अगर बात करते हैं, उड़ीसा में दोस्तों कोरापुट हो गया, कालाहांडी हो गया, कंधागल हो गया, रायगढ़ हो गया, ठीक है। और दोस्तों तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में दोस्तों कहाँ पर आपका बॉक्साइट खनन क्षेत्र है, तो सेवराय हो गया पहाड़ियाँ, सलेम, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों एक बार आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप सभी को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, जो लोग अभी बन रहे हैं वो लोग शुरू से जरूर इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। चलिए गुजरात की बात करते हैं, तो जामनगर हो गया, रोहतक हो गया, कच्छ हो गया, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका बॉक्साइट खनन क्षेत्र है, बॉक्साइट आपका खनन क्षेत्र है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, मैंने कंप्यूटर टैब पे लगवा दिया है, वहां से आप बाकायदे स्क्रीनशॉट लेकर अपने मैप में इसको अच्छे ढंग से भर सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
एक बार जोरदार आप लोग थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों, हमने मिट्टी देख ही लिया है, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों अगला, हाँ एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। बाक्साइड हमने देख ही लिया दोस्तों। अब हम लोग मैग्नीज की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? तो आपका झारखंड हो गया। झारखंड में दोस्तों कहाँ? सिंहभूम में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और उदयपुर में, ठीक है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? एक बार कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताएं, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर हमें बताने का प्रयास करेंगे, झीलों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताएं आप लोग एक बार। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, हमने देखा दोस्तों कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में दोस्तों कहाँ? क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, संबलपुर हो गया, आंध्र प्रदेश और श्रीकाकुलम, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर मैग्नीज उत्पादक ये आपके राज्य के अंतर्गत जिले हैं, ठीक है। कर्नाटक में दोस्तों वेल्लारी हो गया, हाटस्पेट और शिमोगा हो गया। महाराष्ट्र में दोस्तों नागपुर हो गया, भंडारा हो गया और रत्नागिरी, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? तो एक बार हमें जरूर कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अभ्रक उत्पादन। तो दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे हैं अभ्रक उत्पादन, ठीक है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। आपसे पेपर में आ जाएगा कि भारत के किसी एक राज्य के, ठीक है, भारत में कहाँ पर अभ्रक उत्पादक होता है उसको दर्शाएं, ठीक है। मैं आपको 2-4 राज्य भी बता दे रहा हूँ, आपको किसी एक में दर्शा देना है, ठीक है। या तो आप राजस्थान को दर्शा देंगे, जैसे जयपुर में उदयपुर और भीलवाड़ा, ठीक है। बिहार में दोस्तों कहाँ होता है? गया हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया और नेवादा हो गया, ठीक है। झारखंड की अगर बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में कहाँ होता है? कोडरमा होता है, हजारीबाग होता है, ठीक है। कोडरमा के बाद दोस्तों हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश में नेल्लोरू हो गया, कृष्णा हो गया, विशाखापट्टनम, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? तो जरूर हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलिए अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नाम की चिंता मत करें, नाम की चिंता मत करें कि सर नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आज मेरा पूरा फोकस है दोस्तों केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करना, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी फंस सके, ठीक है। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज है दोस्तों कि आज मैं कितने क्वेश्चन को आपको करा सकूं। नाम की चिंता मत करें कि सर नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। केवल आप लोग पढ़ाई पर विशेष फोकस करें और पेपर को, प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों? 9 अप्रैल को धुआं करना है सामाजिक विज्ञान के पेपर को, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना दोस्तों मैंने आपको कल जो क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, वो कल के आपके जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय तथा लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है। वहां से भी आपके क्वेश्चन काफी बनेंगे। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है, ठीक है, तो उस क्लास को आप सभी लोग जरूर देखें, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफी लाभ मिल सके, ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए जलियांवाला बाग की घटना कब हुई दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को होती है। कब होती है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919। कोई बता सकता है कि जलियांवाला घटना क्या है? कोई बताए? क्योंकि मैंने दोस्तों कल आपको बताया था, ठीक है। बताएं आप लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। आज दोस्तों मैं कैमरे के सामने नहीं हूं, जल्दी से बताएं आप लोग, एक बार कमेंट करें आप लोग, ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं हमें। चलिए हाँ, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, तब तक मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो दोस्तों कल मैंने आपको समझाया है, कल मैं आपको ये पूरी कहानी इसको मैंने बताया था दोस्तों। कब किया था इन्होंने? 1916 में। कब दोस्तों? 1916 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? अंधा कानून जिसे कहा जाता है दोस्तों, अंधा कानून, ठीक है। बिना अपील बिना दलील का ये दोस्तों ये कानून था, ठीक है।
बताएं आप लोग, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, कब दोस्तों? 1919 में। और आप लोग अगर रॉलेट एक्ट के बारे में बताना चाहें तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग लाइव चैट में तो कमेंट करते ही हैं, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके प्रश्नों को उत्तर जरूर देने का प्रयास किया करें, ठीक है। लाइव चैट में तो आप लोग कमेंट करते ही हैं, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास किया करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ओके दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? बताएं आप लोग, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। बम्बई, नागपुर, गया, लाहौर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? लाहौर होगा। क्या होगा दोस्तों? लाहौर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपके सामने भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? अरविंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और राजा रवि वर्मा। बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों किसने बनाया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। इस प्रश्न को मैं आपको आंसर देना, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, ठीक है। बिल्कुल ओके दोस्तों। और जो लोग अभी चैनल पर बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। और दोस्तों अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रहा है, तो आप लोग जो अपनी वीडियो की क्वालिटी वो 480 पे कर लें, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाम की चिंता मत करिए दोस्तों कि नाम सर नहीं ले रहे हैं, नाम की चिंता मत करिए, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह आपका 2021 बोर्ड पेपर में आया भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? दोस्तों गांधी जी ने, ध्यान देना दोस्तों, असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। आपसे पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, तो कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? 3-4 आंदोलनों के नाम तो आप बता सकते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये दोस्तों किसने चलाया था? तो गांधी जी ने दोस्तों। लेकिन ध्यान देना है, जो खिलाफत आंदोलन है वह गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। क्लियर हो चुका? तो एक बार जोरदार ढंग से आप सभी लोग थंबनेल करेंगे दोस्तों। एक बार आप सभी लोग थंबनेल करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की जो सूचना है वो समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न जो दोस्तों वह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सामने दिख पा रहा है। क्या है प्रश्न दोस्तों? इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। कल मैंने इसके दोस्तों कुछ प्रश्न करवाए थे, ठीक है। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए अथवा दोस्तों इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, ठीक है। इटली की जो एकीकरण की प्रक्रिया दोस्तों वह कब से शुरू हुई थी? तो 19वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। और इसी प्रक्रिया में विवरण इस प्रकार था, ठीक है। क्या क्या कहा गया था दोस्तों कि इस समय इटली के अनेक वंशागत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, ठीक है।
अगर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, इटली के एकीकरण पर, तो दोस्तों क्या था, जो इटली था दोस्तों अनेक वंशगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या था, जो इटली था दोस्तों यह बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इतावली, ध्यान देना, इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, लेकिन अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है, प्रचलित थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो 1830 ईस्वी के दशक में दोस्तों जूसेप मौसिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, जूसेप मौसिनी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया था। और दोस्तों उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन, ठीक है, कौन सा संगठन दोस्तों, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की क्या किया था दोस्तों, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे, 1915 में। कब दोस्तों, 1915 में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर आप सभी लोग स्टार बनाकर छाप लीजिए, स्टार बनाकर छाप लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। वंदे मातरम, ठीक है, आप लोग जल्दी से बताएं कि राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा, जल्दी से बताएं आप लोग, राष्ट्रगान किसने लिखा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। क्लियर हो चुका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, उक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेरियार रामास्वामी नायकर थे दोस्तों, ये दोस्तों वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, समाज सुधारक भी थे। ठीक है, तीनों भी थे। ठीक है, इसी कारण जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वह आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, डी नंबर यानी कि घ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए, हाँ बिल्कुल दोस्तों, उत्तर भी दिए गए हैं, आपको घबराना नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों, बताएं। 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं दोस्तों आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। कल मैंने दोस्तों आपको बिल्कुल इसके बारे में बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, एक बार आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कल की क्लास कैसी लगी। ठीक है, उसके बारे में आप लोग हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 1927, 1931, 1928, 1929। तो दोस्तों कब किया गया था, 1931 में। कब किया गया था दोस्तों, 1931 में। सॉरी दोस्तों, कब किया गया था, 1931 में। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कब आए थे, 1915 में। ठीक है, कब आए थे, 1915 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था दोस्तों, तो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, पेरियार रामास्वामी नायर, पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे दोस्तों, तो ये वैज्ञानिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा, इसी कारण आपका घ नंबर आंसर सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों, 1930 में चलाया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कल मैंने आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ाया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कम्युनिटी टाइप में मैं कुछ प्रश्न पोस्ट करवाया था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। ठीक है, कम्युनिटी टाइप में मैंने कुछ प्रश्न पोस्ट करवाया था दोस्तों, उसमें आप सभी लोगों ने अपने आंसर दिए थे। तो दोस्तों अपने अपने जो कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक भी आप लोग देने का प्रयास किया करेंगे। ठीक है, हाँ आप लोग कमेंट के माध्यम से बिल्कुल अपना अपना फीडबैक जरूर देने का प्रयास किया करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल ओके दोस्तों। चलिए अगर बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब दोस्तों, 1931 में। अब आपको प्रथम वाला बताना है और सेकंड वाला बताना है, सॉरी दोस्तों थर्ड वाला बताना है। प्रथम द्वितीय तो हो चुका आपका, आपको फर्स्ट वाला बताना है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, और तृतीय वाला बताना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान देना दोस्तों, अहमदाबाद सत्याग्रह, इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। अहमदाबाद सत्याग्रह, ध्यान देना दोस्तों, अहमदाबाद सत्याग्रह यह दोस्तों होता कब है तो 1918 में। कब होता है दोस्तों, 1918 में। इसमें क्या होता है दोस्तों, अहमदाबाद में क्या होता है दोस्तों, अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों, या गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में अहमदाबाद में क्या होता है दोस्तों, कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों में संघर्ष हो गया, ठीक है। कपड़ा मिल, ठीक है, कपड़ा मिल और मजदूरों के कपड़ा मिल का जो मालिक था, ठीक है, और मजदूर थे, उनके बीच क्या होता है दोस्तों, संघर्ष हो जाता है, ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ा होता है। तो मजदूर अपने वेतन में वृद्धि कराने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हम जो हमारा वेतन है उस वेतन में आप क्या करें, वृद्धि करें, ठीक है। तो मिल जो मालिक था उसके द्वारा ऐसा करने से मना कर मजदूरों ने हड़ताल कर दी, ठीक है। मिल मालिक कहता है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, भाई क्या करना है। तो मिल मालिक नहीं बढ़ा, मिल मालिक जो था वो क्या था, वो नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो मजदूर क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा मजदूरों की मांग को उचित बताया गया। गांधी जी ने कहा जो मजदूर कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि जो मजदूर कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और मजदूरों के वेतन में वृद्धि करने की सिफारिश भी की। गांधी जी ने क्या किया, कपड़ा मिल मालिक से उन्होंने क्या कहा कि भाई इनके वेतन में आप वृद्धि करें, ठीक है, इनको अच्छे से उचित पेमेंट दें, ठीक है। तो सिफारिश की। गांधी जी ने मजदूरों को परामर्श दिया कि वे अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए हिंसा का आश्रय न लें, ठीक है। अपनी मांग तो रखें लेकिन क्या करें दोस्तों, हिंसा ना करें, ठीक है। ये मजदूरों से गांधी जी क्या कहते हैं, आप अपनी मांग तो रखें कपड़ा मिल मालिक से, लेकिन हिंसा ना करें आप, ठीक है। तो 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है दोस्तों। गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, अब मजदूरों की मांग को 1918 में, ध्यान देना, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो हड़ताल के चौथे दिन, हड़ताल के कितने दिन दोस्तों, चौथे दिन मालिक था, मिल मालिक, उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। उनकी मांगों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया, और हड़ताल को क्या कर दिया गया दोस्तों, हड़ताल को बंद कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हो चुका, तो एक बार हमें जरूर क्लियर करें। अगर आपको समझ में आए दोस्तों तो एक बार हमें जरूर कमेंट करें। अहमदाबाद सत्याग्रह एक बार थंबनेल करें जोरदार ढंग से, ठीक है दोस्तों। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों यह भी गुजरात में किसानों को दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय लिया, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा ही है दोस्तों सब सत्याग्रह, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो खेड़ा में गुजरात में ही दोस्तों क्या होता है, किसानों की दयनीय दशा को देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय लिया, ठीक है। और खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया, ठीक है। खेड़ा के किसानों ने क्या किया दोस्तों, उन पर बहुत ज़्यादा कर लगाया गया, तो वो लोग क्या कर देते थे, कर देने से मना कर दिए गए। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपसे पूछा जाए कि खेड़ा सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का विस्मार कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का विस्मार। इन्होंने क्या किया था, भारत कई क्या था दोस्तों, प्रांतों में बटा था, तो इन्होंने क्या किया था, इकट्ठा किया था, इसीलिए इन्हें भारत का एकीकरण कहा जाता है, एकीकरण का राजदूत कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ब्रिटिश सरकार को किसानों के सम्मुख झुकना पड़ा, ठीक है भाई। ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें भूमिका निभाए, गांधी जी भी थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ दोस्तों, झुकना पड़ा। फिर यह निर्णय लिया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम है वे कर दें, ठीक है, और जो कर देने में असमर्थ हैं उन्हें सरकार की ओर से कर न देने की छूट प्रदान की गई। मतलब जो किसान ऐसे हैं जो कर दे सकते हैं, ठीक है, जो कर दे सकते हैं वो कर दें, और जो नहीं दे सकते हैं, ठीक है, वो कर नहीं देंगे, ठीक है। मतलब क्या कहा गया दोस्तों, मतलब जिनके पास पैसा है वो दें, ठीक है, जिनके पास आमदनी है वो पैसा दें, यानी कि कर दें, लेकिन जो नहीं दे सकते यानी कि अच्छा में देने में, ठीक है, वो भाई ना दें, ये कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो किसने किया था, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें गांधी जी भी थे, ठीक है। चलिए
क्लियर हो चुका। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यह आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन दोस्तों आगे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मार्ग मिल गया। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने इस सफलता से काफ़ी लाभ हुआ और उनकी आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते गए। ठीक है, मतलब इस आंदोलन में उनको सफलता मिली, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी काफ़ी क्या होते हैं दोस्तों, ये आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको खेड़ा आंदोलन भी, खेड़ा सत्याग्रह भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, चलिए अब हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कब होता है दोस्तों, तो 1919 में। कब होता है, 1919 में। ठीक है, चंपारण दोस्तों यह कहाँ है, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, जो दोस्तों नील की खेती करने के लिए किसानों पर क्या होता दोस्तों, जो बागान मालिक था वो बहुत अत्याचार करता था। ठीक है, किसान को अपनी उपज को जमींदारों द्वारा निश्चित दरों पर बेचनी पड़ती थी। ठीक है, और चंपारण के किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुना था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है, चंपारण किसानों ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुना था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है, गांधी जी 1917 में राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। गांधी जी किसके साथ पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद जेपी कृपलानी और महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे। वहां दोस्तों उन्होंने क्या किया, किसानों को इसे देखने के बाद बहुत दुखी हुए। ठीक है, कौन दुखी हुए दोस्तों, तो गांधी जी दुखी होते हैं। फिर दोस्तों सरकार गांधी जी की कार्रवाई से घबरा गई और उन्हें चंपारण छोड़ने और आदेश दिया। मतलब उन्होंने कहा कि आप चंपारण नहीं जाएंगे, उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, वहाँ आपको नहीं जाना है। परंतु गांधी जी ने आदेश को अवहेलना कर दिया और अपनी जो गतिविधियाँ थी उसे जारी रखा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भी वहाँ पे इन्होंने अपना प्रयास किया उनको जारी रखा। ठीक है, फिर दोस्तों सरकार ने जनता के आक्रोश को देखते हुए अपना आदेश वापस ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देना आपको। फिर क्या होती है दोस्तों, जनता के आक्रोश काफ़ी बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश जो सरकार थी वो अपना जो भी था आदेश वो वापस ले रही थी। ठीक है, वापस ले लिया। इसके बाद किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। ठीक है, और गांधी जी को इस जांच समिति का सदस्य बनाया गया और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। कब का दोस्तों, 1919 का। क्लियर हो चुका दोस्तों, तो एक बार हमें ज़रूर आप लोग कमेंट करें। अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो एक बार जोरदार ढंग से आप लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, मृदा अपर्दन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मृदा अपर्दन। ठीक है दोस्तों, आज मैं अधिकतर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आज मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, इसके लिए आप, हाँ बिल्कुल, ओके दोस्तों, ओके, बिल्कुल नाम की चिंता मत करें दोस्तों। आप लोग बस प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझें और अपने पेपर को अच्छे ढंग से कर सकें, यही STRP कोचिंग क्लासेस का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए मृदा अपर्दन की अगर बात करते हैं, इसके प्रमुख कारण बताइए। तो दोस्तों मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपर्दन कहलाता है, या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, मृदा का कटाव ही मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, और मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के सामने 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, वनोन्मूलन से मृदा अपर्दन की गति तेजी बढ़ती है, यानी कि वनों के कटाव से दोस्तों क्या होता है, मृदा अपर्दन की जो गति होती है दोस्तों वह काफ़ी तेज हो जाती है। और नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव होता है दोस्तों। नदियों में बहाव होगा, नदियों में बाढ़ आएगा तो पानी के माध्यम से जो मिट्टी कट कर दोस्तों कहाँ, अन्य स्थानों पर बह जाती हैं, जिसके कारण मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भू संरक्षण के उत्तरदायी किन्हीं 2 मानवीय कारणों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों एक तो नगरीकरण ही हो गया, एक औद्योगिक, यानी कि दोस्तों वनों को काट कर क्या नगर बसाए जा रहे हैं दोस्तों। वनों को काट कर क्या, जहां पर आप देखेंगे तमाम तरह के वन पौधे लगे होते हैं, वहां पर काट कर आप देख पा रहे हैं आज घर बन रहे हैं, पक्के पक्के मकान बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, नगरीकरण। और दोस्तों बात करते हैं औद्योगिकरण, आप देखेंगे कि पहले जहाँ पर रहते थे वहाँ पर जो भी और कंपनियाँ हैं तमाम तरह की नहीं, लेकिन आप देखेंगे वहीं पर आज फैक्ट्रियाँ लग रही है। ठीक है, तमाम तरह के प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि NTPC, ठीक है, आप सब लोग जानते भी हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों,
औद्योगिकरण बढ़ रहा है कि नहीं, इससे तमाम तरह की कंपनियां लग रही हैं, ठीक है, तो ये औद्योगिकरण हो गया, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 विधियां, ठीक है, तो मृदा अपरदन को नियंत्रित यानी कि क्या करें कि मृदा अपरदन ना बढ़े, ठीक है, तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की 2 विधियां निम्नलिखित। तो पहला दोस्तों तो आप अधिक से अधिक संख्या में वन लगाएं, ठीक है, और दोस्तों जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा है वहां पर आप क्या करें दोस्तों, बांध का निर्माण कर दें, ठीक है, क्या करें दोस्तों, बांध का निर्माण करें, ठीक है, बांध का निर्माण करना, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो एक बार हमें जोरदार ढंग से आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अपने प्रश्न का आंसर, बिल्कुल आप लोग अपने प्रश्न का आंसर लाइव चैट में तो करते हैं दोस्तों, नीचे भी कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी आप लोग कमेंट करके आंसर देने का प्रयास किया करेंगे, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखने से पहले एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखने से पहले एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं दोस्तों। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता, कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे दोस्तों तो आपका एग्जाम अच्छे ढंग से अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार आप लक्ष्य रखेंगे कि दोस्तों 70 में दोस्तों आपको 65 से 68, ठीक है दोस्तों, 70 में 70 तो नहीं कर सकता, लेकिन 65 से 68 आपके आएंगे, ठीक है। बस आप अपने मेहनत को और तेज करें दोस्तों, अपनी परीक्षा की तैयारी को और अधिक करें, ठीक है। STRP परिवार आपके साथ पूरा सहयोग करेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग देखेंगे लैटेराइट मृदा और काली मृदा, ठीक है। यह दोस्तों आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों लैटेराइट मृदा, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लैटेराइट और काली मृदा। दोस्तों लैटेराइट मृदा, इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पीकृत हो जाती है। दोस्तों अगर बात करते हैं लैटेराइट मृदा, तो इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पीकृत हो जाती है, मतलब दोस्तों इसमें जो पानी होती है, पानी की मात्रा होती है, वह क्या होती है, वाष्प के रूप में उड़ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं काली मृदा, तो दोस्तों ध्यान देना, काली मृदा में जल धारण क्षमता होती है, मतलब इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है। लेकिन दोस्तों लैटेराइट मृदा में ऐसा नहीं पाया जाता, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को पहला पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस मृदा में चूना, फास्फोरस तथा नत्रजन की कमी होती है और सोडा और पोटास का अभाव भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस मृदा में चूना, फास्फोरस तथा नत्रजन की कमी होती है, ठीक है, तथा सोडा और पोटास का क्या होता है दोस्तों, अभाव भी पाया जाता है, मतलब सोडा और पोटास इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों काली मृदा में, तो इस मृदा में दोस्तों सॉरी दोस्तों इस मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लोहांश तथा मैग्नीशियम भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें दोस्तों, काली मृदा में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान देना, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है दोस्तों, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। काली मृदा में दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। काली मृदा में किसकी खेती सर्वाधिक की जाती है, ठीक है। और काली मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेगुर मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। और दोस्तों ध्यान देना, काली मृदा को ही क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई करने वाली मृदा कहा जाता है। आप देखेंगे काली मृदा जहाँ होती है दोस्तों, वहाँ पर पानी जब सूखता है दोस्तों, वह पानी से सूखती है तो ध्यान देना वो फट जाती है। इसी कारण उसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी। किसे दोस्तों, काली मृदा को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो एक बार थंबनेल जरूर करें, ठीक है दोस्तों। आज मैं किसी के नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बस आप लोग कंसंट्रेट होके अच्छे से ढंग से इन टॉपिक को समझें, जिससे कि आप आगामी परीक्षा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और पेपर को धुआं कर सकें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, यह मृदा पूर्वी क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है, ठीक है। मेघालय में भी लैटेराइट मृदा मिलती है, ठीक है। अभी मैंने डायग्राम आपको दिखाया है मैप में, ठीक है। मैपिंग में भी आपका 1-2 नंबर का प्रश्न बनेगा, ठीक है। 10 नंबर का जो मैप का बनेगा दोस्तों, उसमें भी आपका ये आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, दक्कन प्रदेश की यह प्रमुख मृदा है, ठीक है। दक्कन जो पठार है दोस्तों, इसमें यह काली मृदा आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग क्लियर करें, क्या आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों लैटेराइट मृदा, तो यह मृदा बहुत कम उपजाऊ होती है। जो लैटेराइट मृदा होती है दोस्तों, यह मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, जो आपकी काली मृदा होती है दोस्तों क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। और दोस्तों मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा कि काली मृदा में कौन सी आपकी फसल सर्वाधिक होती है, तो काली मृदा में आपकी जो फसल है वह दोस्तों कपास की होती है। किसकी होती है, कपास की होती है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यह मृदा अधिक उपजाऊ है और कपास की उपज के लिए अति उत्तम है। इसे कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपासी मृदा भी कहा जाता है किस मिट्टी को, काली मिट्टी को। इसमें जल धारण सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे सुत्ता जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, यह मृदा यह मृदा मोटे कणों से युक्त है। इसके कण बदरपुर के समान पृथक और मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं काली मृदा, तो यह मृदा नमी में चिपचिपी तथा सूखने पर दरारें हो जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों आपको यह लैटेराइट मृदा और काली मृदा। एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्या है दोस्तों, जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय। जल संसाधन संरक्षण के 2 उपाय। जल संसाधन संरक्षण के उपाय बात करते हैं दोस्तों। पहला नंबर, जल विभाजक क्षेत्र विकास, जल विभाजक क्षेत्र विकास। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, वर्षा जल संभारण। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, जलाशयों में भंडारण क्षमता बढ़ाना। फिर दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नदियों के जल को एक दूसरे से मिलाना। ठीक है, यह जल संसाधन संरक्षण के उपाय हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, भौमिक जल स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है दोस्तों, जल का जो पानी है, वर्षा का पानी है, उसे गड्ढे बनाकर एकत्रित करना, जिसके कारण दोस्तों जल स्तर क्या होगा, अपने आप बढ़ने लगेगा। ठीक है, जो वाटर लेवल है वो अपने आप क्या होगा दोस्तों, बढ़ने लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नदी घाटी परियोजना द्वारा पूरित किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखिए। ठीक है, नदी घाटी परियोजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से नदी घाटियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान संभावित रूप से किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और नदी घाटी परियोजना से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला नंबर दोस्तों, तो नदी घाटी जब परियोजना तो जब आप करेंगे दोस्तों, तो आप क्या बनेंगे, डैम, जिसके कारण आप विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्या, विद्युत उत्पादन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बांध बनाएंगे तो मृदा संरक्षण भी होगा। ठीक है, मृदा संरक्षण, और दोस्तों क्या होगा, बांध बनाएंगे तो जो बाढ़ की समस्या है वह भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण। फिर उसके बाद दोस्तों कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था। भाई दोस्तों क्या करेंगे, बांध बनाकर आप पानी को जमा करेंगे तो सिंचाई जो करने के लिए वो पानी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। ठीक है, तो ये नदी घाटी परियोजना के क्या है दोस्तों, उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या है, उद्देश्य है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो दोस्तों रेशेदार कौन सी फसल, जूट है आपकी। ठीक है, जूट है, क्या है दोस्तों, जूट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों कौन सी, काली मिट्टी है। कौन सी, काली मिट्टी है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो दोस्तों रबी की फसल यह दोस्तों कब बोई जाती है, तो यह दोस्तों रबी की जो फसल है यह आपकी कब दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, और दोस्तों मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। कब बोई जाती है, तो नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों यह इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई दोस्तों कब होती है, इसकी कटाई कब होती है, इसकी मार्च और अप्रैल में होती है। कब दोस्तों, इस समय जो हम लोग फसल कटाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या, उसके बाद आपका ठीक है दालें हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दोस्तों, आलू हो गया। ठीक है, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब आपकी रबी की फसल है। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। प्रमुख फसल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आपका दाल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका। धान दोस्तों जो है यह खरीफ की फसल है। धान क्या है दोस्तों, यह खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। कमेंट करें आप लोग, जल्दी से कमेंट करें आप लोग।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है? ठीक है, भविष्य कैसा है, तो ध्यान से समझेंगे इसे दोस्तों आप लोग। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के अच्छे संसाधन है, इसका उपयोग परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकल्प के रूप में नहीं वरन पर्यावरण संतुलन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, गैर परंपरागत इसका जो कारण है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कर सकें, पर्यावरण को संतुलन बना सकें। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारी ऊर्जा, ये दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी बनेगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है भारत में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, यह दोस्तों कैसी है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र एवं तटीय क्षेत्रों में से पवन ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का विकास देश के सभी भागों में किया जा रहा है। वास्तव में वर्तमान समय में दोस्तों ऊर्जा की बढ़ती मांग और पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के लिए ये ऊर्जा स्रोत अत्यंत उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा और दोस्तों क्या होगा, ये हमें कम पैसे में प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, इसका दोस्तों अगर हम अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं यानी कि अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है, तो एक बार हमें जरूर कमेंट करें। ध्यान देना, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। ठीक है, आने वाले समय में आप सब लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, सौर पैनल का या सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या संघवाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बता दीजिए। या संघीय व्यवस्था क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था को किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं संघवाद, तो दोस्तों संघवाद सरकार का वह स्वरूप जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद है, पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। ठीक है, पहला दोस्तों क्या, केंद्रीय स्तरीय मतलब कि सेंटर का, और दूसरा क्या, स्टेट का यानी कि राज्य स्तर पर। ठीक है, और ध्यान देना है दोस्तों, भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकार के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक या एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। ठीक है, सभी सरकार को क्या करना है दोस्तों, अपने अधिकार संविधान से मिले हैं। इसी व्यवस्था को महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो संघवाद है दोस्तों इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला नंबर दोस्तों दोहरी नागरिकता होना। ठीक है दोस्तों, तो संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। ठीक है, लोग अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं, एक तो देश की नागरिक मिलती है, एक तो राज्य की नागरिकता मिलती है। लेकिन दोस्तों भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में दोस्तों इकहारी नागरिकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नोट में दिया गया है। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं, दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं दोस्तों देश में, पहले नंबर तो क्या है दोस्तों, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर, सरकार का एक या एक से अधिक स्तर का होना। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए क्या करती है, उसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होने तथा फिर राज्य या प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती है जो राज्य के कामों का संचालन करती है। ठीक है, राज्य के कामों क्या करती है दोस्तों, संचालन करती है। चलिए अगला पॉइंट, सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों संघवाद, ध्यान देना दोस्तों, संघवाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखेंगे सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना, तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाकर वसूल और प्रशासन उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपका
सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए घातक है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं 2 कारण दोस्तों कौन कौन से हो सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। ध्यान देना दोस्तों, ये आपको शायद न दिख पा रहा हो तो आप लोग अपनी जो वीडियो क्वालिटी वो 480 कर लें। ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या तब होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। ठीक है, समस्या तब और विकराल हो जाती है जब, ध्यान देना दोस्तों, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, मुझे भी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, जब दोस्तों क्या होता है, ध्यान देना, जब क्या होता है संप्रदाय, जब ये क्या होता है दोस्तों, ये बहुत उत्तरदायी होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या होता है, धर्मावलंबियों के लिए क्या मोर्चा खोलने लगते हैं। ठीक है, धर्म के खिलाफ क्या दोस्तों मोर्चा खोलने लगते हैं। इसके 2 कारण निम्न है। पहला दोस्तों आप लिख सकते हैं क्या, पहला दोस्तों आप लिख सकते हैं लोकतंत्र में जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों के साथ क्या दोस्तों उनको क्या कर सकें, उनको क्या करते हैं दोस्तों, उनको दबाने का प्रयास करते हैं, उनको क्या करते हैं दोस्तों दबाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, दिखाई नहीं दे पा रहा है तो सुनाई तो दे रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास किया करेंगे। ठीक है, चलिए, धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने की, ठीक है, प्रवृत्ति पर क्या होता है दोस्तों, आश्रय होता है। यह दोस्तों सांप्रदायिकता लोकतांत्रिक के लिए घातक है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान देना है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ठीक है, या दोस्तों विकसित देश में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करना, विकसित देश की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, विकसित देश दोस्तों और विकासशील। ठीक है, तो विकसित देश की विशेषता को पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड में अनेक सीमाएं हैं और आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार करना पाता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता आदि ये सब चाहता है मनुष्य। ठीक है, जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड है। कौन कौन से दोस्तों, पहला तो दोस्तों लोगों का स्वास्थ्य। ठीक है, लोगों की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो ठीक ढंग से हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद दोस्तों शैक्षिक आपका स्तर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यानी कि सबको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों वह ठीक ढंग से हो। ठीक है, प्रति व्यक्ति जो आय है दोस्तों वह सही ढंग से हो। ठीक है, यह दोस्तों आपका किसके अंतर्गत आता है, तो यह दोस्तों आपका एक विकसित देश की विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, तो एक बार जरूर कमेंट करें आप लोग। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता जागरूकता पर प्रकाश डालिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके पेपर में इसके आने की प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है, इसकी आने की प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, निम्न कारणों से उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता है। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बेईमान व्यापारी अपने थोड़े से लाभ के लिए जनसाधारण के जीवन से खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों, दूध, घी, तेल, मक्खन, खोया आदि मसालों में क्या करते हैं, मिलावट करने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या करने लगते हैं, मिलावट करने लगते हैं, जिससे आम व्यक्ति के स्वास्थ्य क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। ठीक है, जिससे व्यापारी हमारे स्वास्थ्य खिलवाड़ ना कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक और व्यापारी कोई भी गलत काम ना कर सकें। जैसे खराब वस्तु दे सकते हैं, काम तौल मापते हैं। ठीक है, आपने देखा भी है, आप लोग कोई चीज़ लेने जाते होंगे तो मंडी उंडी में, तो क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने 1 kg मांगा तो पता लगा 9 kg आपका 900 ग्राम मिल गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, विदेशी निवेश। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो 164 सदस्य। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग बताएंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड क्या होगा पूरा नाम, जल्दी से कमेंट करें, पहले आप लोग बताएं पूरा नाम इसका WTO का। ठीक है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है दोस्तों, तो 2 देशों के मध्य। ठीक है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, तो 2 देशों के मध्य होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के द्वारा
शुरू हुआ, क्या हुआ दोस्तों, विकसित देश, ठीक है, किसके द्वारा शुरू हुआ, तो विकसित देश के द्वारा। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, तो किसको दोस्तों, कृषि को, किसको दोस्तों, कृषि को। चलिए अगला पॉइंट, वैश्वीकरण को फैलाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई है, किसने दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन तकनीक ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, तो कब दोस्तों, 1991 में, कब दोस्तों, 1991 में, ठीक है। थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। आपको कैसी लगी क्लास दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने अपने तरफ से पूरी मेहनत की है दोस्तों, पूरी कोशिश की है। यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इस क्लास से संबंधित जो भी आपको नहीं हो पा रहा दोस्तों, जो भी क्लियर नहीं होगा, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। मैंने जो भी कंटेंट था आपके सामने रखा, आप लोग ज़रूर बताएंगे यह क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चलते चलते एक मोटिवेशन कोड आपके लिए है। मंजिल के आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, मंजिल के आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितना दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करें। आप लोग लाइव चैट में तो कमेंट करते ही हैं, नीचे भी एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, उसमें भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने का प्रयास किया करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।